तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरडीबीएमएस से रिलेटेड 50 वाइवा के क्वेश्चन जो कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं। प्लस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 50 के 50 हमारे वाइवा के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके टेक्स्ट को भी हम डिस्क्रिप्शन में जितना भी हो सकेगा उतना डाल देंगे, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को। थोड़ा बहुत हम आंसर डिस्कस करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे, नहीं तो पूरा आंसर डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इसलिए ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के आंसर को, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द डीबीएमएस। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि डीबीएमएस क्या है। डीबी मतलब डेटाबेस, यहाँ पर हमारा डीबी डीबी मतलब डेटाबेस, एमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबी हम किसको कहते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस का हम डेफिनेशन देते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। क्या कहते हैं हम डीबीएमएस के लिए? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डीबीएमएस, सॉरी, डेटाबेस। ठीक है, तो डीबी डीबी मतलब डेटाबेस का हम डेफिनेशन देते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। और एमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम का हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे जब हम प्रोग्राम का ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दोनों का डेफिनेशन मिलाकर के क्या बनेगा? डीबी एंड एमएस। तो इसको हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारा हो जाएगा डीबीएमएस का डेफिनेशन। या तो और शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं डीबीएमएस इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन ही हमारा एक डीबीएमएस होता है, जो कि हमें क्या करता है? अलाउ करता है, फैसिलिटेट करता है किसके लिए? कि हम कोई भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। कोई भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और उसको हम मेंटेन कर सकें या फिर मैनेज कर सकें। यह हमारा फैसिलिटेट कौन करता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अदर वर्ड में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि डीबीएमएस प्रोवाइड्स हमें क्या देता है? एक इंटरफेस देता है या टूल देता है किसके लिए? डिफरेंट डिफरेंट और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। कैसे कैसे ऑपरेशन? जैसे हमारा क्रिएशन का हो गया, डेटाबेस क्रिएशन का हो गया, डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, या फिर कोई भी अपडेट करना हुआ डेटा को। तो ये सारे ऑपरेशन को हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डीबीएमएस। ये ऐसा टूल हमको देता है, डीबीएमएस ऐसा इंटरफेस देता है जिसकी सहायता से ये सारे काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी डीबीएमएस के कुछ बहुत सारे एडवांटेज फीचर हैं, तो हम एडवांटेज वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। यहाँ पे हमने भी बोल दिया कि ये डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है, और वहाँ पर जो भी डेटा हम स्टोर करके रखते हैं वो सिक्योर होता है। अदर वहीं पर अगर मैं फाइल बेस में रखता हूँ तो वहाँ पर हमारा डेटा सिक्योर नहीं होता है। ये सारे उसके एडवांटेज कुछ हैं डीबीएमएस को यूज करने का। और भी क्या क्या एडवांटेज है यहाँ पर यूजिंग डेटाबेस? हम क्या कर सकते हैं? कितने सारे प्रॉब्लम को ओवर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम हैंडल कर सकते हैं डेटा रिडंडेंसी को, डेटा इनकंसिस्टेंसी को, और हमारा किसी भी फाइल को एक्सेस करना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और हमारा अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से डेटा के ऊपर चलता है। कोई भी डेटा अगर हमारा डीबीएमएस के अंदर है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना डेटा को बहुत आसान हो जाता है जब हमारा डेटा जो है डीबीएमएस में है। ठीक है, वही अगर फाइल बेस्ड में रहता है तो बहुत डिफिकल्ट होती है। दो प्रकार से हमारा डेटा हम स्टोर करते थे, बट अभी हम डीबीएमएस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉपुलर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम लिख दिए हैं जो कि बहुत सारा हम यूज करते हैं। मोस्टली हम तो MySQL यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर भी है, अमेजॉन सिंपल डीबी है, क्लाउड बेस्ड कुछ सारे डेटाबेस होते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर कह लो पॉपुलर डीबीएमएस है, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि डीबीएमएस है क्या। वैसे ही डेटाबेस क्या है, हमने पहले ही आपको बताया डेटाबेस क्या है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड द डेटाबेस। अब यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जहाँ से हमें एक्सेस करना बहुत आसान होता है। फाइल विल शेयर करना हुआ, इंसर्शन अपडेशन डिलीट करना हुआ, तो ये सब आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत बेसिक बेसिक तरीके से, बहुत ही बेसिक तौर पे इसमें हमने राइटिंग किया हुआ है, जो कि एक बार पढ़ने से आ जाएंगे आराम से समझ में। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, इसको हम कर सकते हैं। अब एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए। और जो हमारा इसका एडवांटेज है इसको हम ऐड कर सकते हैं फाइल बेस्ड के डिसएडवांटेज के अंदर। तो एक बार याद करने का, दो बार काम करने का सिंपल सा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है हमारा। तो बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे हमने ऊपर बात किया है, रिडंडेंसी का है, इनकंसिस्टेंसी का है, बैकअप रिकवरी देता है, और आराम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी का है, डेटा कंसिस्टेंसी का है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
ओके। अभी चेक पॉइंट क्या है डेटाबेस के अंदर, इस एक आपका मैंने पांचवा क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो इसमें। फिर व्हाट इज द मीन बाय द ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस एंड व्हाट इज द यूनरी ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है आरडीबीएमएस के बारे में। आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा लैंग्वेज, जिसमें हमारा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल ये सारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अभी सारे लैंग्वेज हमने इसलिए डिवाइड कर दिया है, एसक्यूएल के ये सारे हमारे पार्ट होते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है उसी का ही ये डिवाइड पार्ट है। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल ये सारे हमारे एसक्यूएल के ही पार्ट हैं। अब इतने सारे ऑपरेशन एसक्यूएल अकेला पढ़ रहा था, तो वहां पर हमने क्या कर दिया, एसक्यूएल को चार भागों में बांट दिया कि भाई डीडीएल का क्या क्या काम होगा यार, क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना एंड ट्रंकेट रीनेम, ये सारा काम होगा हमारा डीडीएल। अगर मुझे ये सारे काम करने हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम वहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब डीडीएल की सहायता से करेंगे, राइट। और वहीं पर अगर मुझे सेलेक्ट का, अपडेट का, इंसर्ट का, डिलीट का ये सारे ऑपरेशन करवाने हैं, तो ये सारे मैनिपुलेशन में आते हैं। तो ये वाला काम हम डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। वही डीसीएल कंट्रोल करना है, हमें कुछ भी ग्रांट देना है। ग्रांट का मतलब क्या है, हमारे डेटाबेस को और कौन यूजर यूज कर सकता है उसको ग्रांट देना है या फिर उससे ग्रांट लेना है। ग्रांट देने के लिए हम ग्रांट का यूज करते हैं, रिवोक करने के लिए वापस हम ग्रांट उससे ले लेते हैं कि अब तुम्हारे डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हम ग्रांट देते हैं किसी भी यूजर को अपने डेटाबेस को यूज कराना है। कमिट एंड रोल बैक। कमिट क्या करता है, जब भी कोई भी ऑपरेशन हम अपने डीबीएमएस के अंदर करते हैं, तो जब वो पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, तो चूंकि तो हमारा जो ऑपरेशन होता है वो तो रैम के अंदर होता है, तो जब हम कमिट परफॉर्म करते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर कमिट होता है। जब हम कमिट करते हैं तो हमारे मेन डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट होता है कमिट करने पर। नहीं तो अगर कोई भी हमारा सेट ऑफ ऑपरेशन है, मान लो 100 ऑपरेशन हमें करवाना है, उसके बाद कमिट करना है, ठीक है, बट वहां पर हमारे 100 ऑपरेशन पूरे कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, 99 और 100 वाला नहीं होता है, तो वहां पर हम रोल बैक कर जाते हैं। मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है ना, बहुत सारे ऑपरेशन हमें करना होता है, पासवर्ड डाल करके कितना पेमेंट करना है, उसका कोड वोड डालना पड़ता है। कोई भी प्रोसेस अगर फेल हो जाता है, तो सारा प्रोसेस हमको, सारा ऑपरेशन वापस से करना पड़ता है। तो वहाँ पर रोल बैक, ठीक है, अगर मतलब रोल बैक का मतलब है कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशन अगर फॉल्ट हुआ या फिर प्रॉब्लम हुई, तो हमको पूरा शुरू से प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑपरेशन को शुरू से करना पड़ेगा। तो ये सारे हमने बता दिया आपको डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर डेटा मॉडल क्या है, इसके अंदर कितने टाइप के डेटा मॉडल है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जिसमें से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर स्कीमा क्या है, स्कीमा रिलेशंस क्या है, डिग्री रिलेशंस क्या होते हैं, कितने प्रकार की डिग्री है, तो यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, ये सारे हमारे डिग्री हैं, जिसको हम वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन ये सब कह सकते हैं। तो हमारे रिलेशनशिप हो गए, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। बट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनरी डिग्री, बाइनरी डिग्री, टर्नरी डिग्री एंड एनरी डिग्री, ये चीज़ें हम डाल सकते हैं। यूनरी का मतलब क्या है, अगर कोई भी रिलेशन एक ही एंटिटी से कनेक्ट, एक ही एंटिटी से रिलेशन रखता है, तो वहाँ पर हम यूनरी कहते हैं। अगर वहाँ पर दो एंटिटी है तो वहाँ पर बाइनरी हो गया, तीन एंटिटी है तो टर्नरी हो गया, तीन से ज़्यादा है तो एनरी कर देंगे, यानी मतलब नेचुरल नंबर। भाई हमें खुद नहीं पता है कि टोटल कितने एंटिटी हैं जो कि इस रिलेशन से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है एनरी, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है, टाइप उसकी क्या है, तो वन टू वन, मेन वन टू मेनी, मेनू टू मेनी, ये सारे हमारे तीन टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप क्या है, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हम पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेस सिस्टम, तो डिसएडवांटेज जैसा हमने एडवांटेज में देखा, वही सारा हम इनकंसिस्टेंसी, नॉट सिक्योर, डेटा रिडंडेंसी, ये सारे हमारे क्या है, फाइल बेस्ड सिस्टम के डिसएडवांटेज थे। तभी तो हमको डीबीएमएस को लाना पड़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये सारे प्रॉब्लम हम पॉइंट वाइज रखे हैं, इसको हम माइंड में रख सकते हैं फॉर द वाइवा प्रिपरेशन। व्हाट इज द डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन हमें नाम से ही पता चलता है, जैसा हमने जावा के उसमें पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्या होता है यार, किसी भी अपने एसेंशियल डेटा को हाइड कर लो, जो हमें दिखाना है बस उसी डेटा को शो कराना है, तो वहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो वही काम हमारा यहाँ पर भी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एक ऐसा अप्रोच होता है जिसकी सहायता से हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल डेटा को हाइड कर लेते हैं, और जो डेटा को यूजर को दिखाना है बस उसी डेटा को हम यहाँ पर दिखाते हैं,
तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन हमारा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिया है, ये आप देख सकते हो। फिर व्हाट इज द थ्री लेवल डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वही है अपना, इंटरनल है, कंसेप्चुअल है, एक्सटर्नल है। ये हमारे तीन डेटा लेवल होते हैं, जिसको हमने फिजिकल भी कहते हैं हम इंटरनल को फिजिकल लेवल, लॉजिकल को हम कंसेप्चुअल कहते हैं, व्यू लेवल को हम एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं। तो ये हमारे तीनों लेवल हैं। हम देख इसको किए हुए हैं डायग्राम से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल भी दे करके समझा दिया है आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल को। फिर व्हाट इज द डीडीएल हमने ऊपर बात किया, व्हाट इज द डीएमएल हमने ऊपर बात किया, इसके इन दोनों के बारे में, डीएमएल एंड डीडीएल के बारे में। प्रोसीजर डीएमएल एंड लो लेवल डीएमएल में क्या डिफरेंस है, या फिर डिफरेंस नहीं, वो तो दोनों सेम ही है। अभी डीएमएल कंपाइलर की हमारी फंक्शनलिटी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, जो कि उतना तो इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द रिलेशनल कैलकुलस। इसके बाद हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के, किससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, और कितने तरीके से हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तीन तरीका बताया हुआ है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द ड्यूराबिलिटी, ड्यूराबिलिटी हमारा एक लास्ट स्टेज होता है एसिड प्रॉपर्टी का, तो उसी को हम ड्यूराबिलिटी कहते हैं। तो हमने एसिड प्रॉपर्टी अभी पढ़ा होगा, तो एसिड प्रॉपर्टी का ही थर्ड हमारा लास्ट पार्ट होता है ड्यूराबिलिटी, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सक्सेसफुल, मतलब जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन हमारे ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड थे वो सारे कंप्लीट हो गए, तो वहाँ पर हम ड्यूरेबिलिटी को परफॉर्म कर देते हैं, ऐसा होता है। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये नॉर्मलाइजेशन के कितने टाइप हैं, ये सारे हमें देख लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन, ये तो समझ लो आने ही वाला है। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बताया हुआ कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, ठीक है। और इसका बेस्टली मोस्टली यूज हम कहाँ पे करते हैं कि रिडंडेंसी हमारा मिनिमाइज हो जाए, इनकन्सिस्टेंसी ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारे टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन के, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन। फिर हमारा होता है बायस कोड नॉर्मलाइजेशन, मतलब BCNF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद ये ध्यान रखना कि BCNF आता है, और BCNF के बाद हमारा आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये हम सीक्वेंस याद रखेंगे, कौन सा नॉर्मल फॉर्म पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या कंडीशन है कि हमारे जो भी डेटा टेबल है, टेबल के अंदर मल्टी वैल्यूड सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे सेकंड की बात करें तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि हमारा जो टेबल है वह पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्लस पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। सेकंड हमारे यही कंडीशन है क्या, कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। थर्ड का हमारा यही कंडीशन है कि सबसे पहले तो यार हमारा टेबल फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और इसके कुछ एडवांटेज, ठीक है। इसके बाद 25th क्वेश्चन में हमने बता दिया है यहाँ पर डिनॉर्मलाइजेशन क्या है। तो यह भी एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के परफॉर्मेंस को, और भी अब डेप्थ में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें व्हाट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसमें, व्हाट इज द ईयर डायग्राम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम फटाफट इसको खत्म करते हैं। 27th वाला क्वेश्चन हमारा है ईयर मॉडल के ऊपर। ईयर मॉडल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और यह क्या करता है, ये सब यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब एंटिटी क्या है, एंटिटी इज रियल वर्ड थिंग्स हम कह सकते हैं, यहाँ पे पर्सन या प्लेस हो सकती है, वो हमारे एक एंटिटी होती है। जैसे भी हमारा स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे हमारे के सारे एंटिटी हैं, ठीक है। एंटिटी टाइप क्या है, कैसे कितने एंटिटी टाइप हैं, और उसके बाद व्हाट इज एंटिटी सेट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी टाइप, एंटिटी टाइप के कितने एक्सटेंशन है, वीक एंटिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, ये सारा हम देख सकते हैं। इसको डिनोट कैसे कर किया जाता है, व्हाट इज द एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है, जो भी हमारे टेबल के फील्ड्स होते हैं उसको हम एज एट्रीब्यूट कह सकते हैं। जैसे अगर मैं टीचर एंटिटी की बात कर रहा हूँ, तो टीचर एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, टीचर का आईडी हो सकता है, टीचर का नेम हो सकता है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, यही सारे उसके हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। हमें पता है ना, टीचर, कोर्स, ये सारे जो हमारा टेबल होता है, टेबल का नाम वही हमारी एंटिटी होती है, उसके जो फील्ड होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। फिर इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी के रूल्स क्या हैं, ये है रिलेशनल इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द एक्सटेंशन एंड इंस्टेंशंस। तो यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट के अंदर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द सिस्टम आर, और हाउ मेनी इट्स मेजर्स ऑफ सिस्टम्स,
तो यहाँ पर हमने कुछ इसके मेजर्स ऑफ सिस्टम से दिए हुए हैं, रिसर्च है, स्टोरेज है, एंड सिस्टम रिलेशनल डेटा सिस्टम्स है। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा इंडिपेंडेंस इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दो टाइप के यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। तो बेसिकली हमारा फ्रेंड्स फिजिकल एंड लॉजिकल के अंदर डिफरेंट इतना ही है कि हम यहाँ पर फिजिकल के अंदर डेटा, जो हमारा टेबल के अंदर डेटा होता है उसके अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, और टेबल के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्या, जो भी टेबल के अंदर डेटा पड़ा है उसके अंदर कोई भी मैं मैनिपुलेशन है, मॉडिफिकेशन करूंगा तो डेटा के फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जस्ट उसी का उल्टा यहाँ पर है लॉजिकल के अंदर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं टेबल के फॉर्मेट को, किसी भी टेबल के हम फॉर्मेट को मॉडिफाई करते हैं। तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है जो उसके अंदर डेटा पड़े हुए, डेटा इनसाइड, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है हमारा इसके अंदर। ठीक है, और जिसमें लॉजिकल वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता ही है, क्योंकि अब ऐसा है कि आप टेबल के फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं तो हो जाता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा डेटा इधर का उधर हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर नोट भी डाल दिया हुआ है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है अचीव करने में। ठीक है, अभी थ्री लेवल आर्किटेक्चर कह लो या थ्री लेवल डेटा एक्सट्रैक्शन कह लो, जो हमने बात ऊपर किया था वही वाला क्वेश्चन है। जैसे फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, जिसको हम कहते हैं इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल व्यू। तो यहाँ पर एग्जांपल वही वाला है। अभी ज्वाइन क्या है, ज्वाइन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये सारे ज्वाइन होते हैं हमारे कुछ। उसको हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ज्वाइन का मतलब यही है कि बहुत सारे टेबल के अंदर, जैसे दो या दो से अधिक टेबल में से हम करस्पॉन्डिंग डेटा को हम फैच करते हैं वहाँ पर, मतलब दोनों दोनों टेबल से रिलेटेड डेटा को हम फैच करते हैं। तो यूजिंग ज्वाइन, ज्वाइन की सहायता से दो चार टेबल में से डेटा को हम क्या करते हैं, फैच करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का ये मतलब है कि अगर मैं दो टेबल से रिलेटेड डेटा निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट का पूरा आएगा प्लस जो कॉमन होगा राइट का वो आएगा। सेम इसी से रिलेटेड राइट वाला, राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट का डेटा पूरा आएगा प्लस जो कॉमन होगा लेफ्ट वाले का वो वाला डेटा आएगा। इनर के अंदर हमारा केवल और केवल दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन डेटा है वो आता है इनर के अंदर। ठीक है, एंड फुल के अंदर तो पूरा आता है, दोनों टेबल में से डेटा मिलता है हमें। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारे हमारे ज्वाइन है। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, यहाँ पर हमने देखो अच्छे से बता दिया है। मल्टी वैल्यू जो हमने ऊपर थोड़ा सा बताया था। फिर सेकंड नॉर्मल का भी हमने ब्रीफ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों कंडीशन क्या बनते हैं, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है, ये देखो यहाँ पर है। पहला कंडीशन है कि पहला तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा है यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव हमें पता है क्या होता है, अगर मान लो एक्स बिलोंग करता है वाई से, वाई बिलोंग करता है जेड से, तो वहां पर जेड भी बिलोंग करना चाहिए एक्स से। ये सारी हमारी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमने ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी में ला दिया यहाँ पर। फिर बीसीएनएफ क्या है, बीसीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है, बीसीएनएफ में क्या इंपॉर्टेंट है, दो कंडीशन होने चाहिए। पहला तो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी इस साइड से होनी चाहिए। ठीक है, अब एसिड प्रॉपर्टी, एसिड का मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, और आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूराबिलिटी, ये हमारी एसिड प्रॉपर्टी है और सबका अलग अलग काम होता है। बहुत आसान भाषा में हमने लिखा है, आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, आइसोलेशन क्या है, ड्यूराबिलिटी क्या है, राइट। अब व्हाट इज द स्टोर्ड प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर के बाद हमने लिखा है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीट कमांड एंड द ट्रंकेट कमांड। डिलीट कमांड के कितने टाइप्स हैं प्लस ट्रंकेट के कितने टाइप्स हैं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दे दिया है टैग वाइज, राइट। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ की, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ की। प्राइमरी की, कैंडिडेट के, सुपर की, फॉरेन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, पर प्राइमरी की, यूनिक की भी होता है ये, उसको भी आप अगर कंसीडर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। डन। फिर डेटा डिक्शनरी क्या है, डेडलॉक क्या होता है, और यूजर डिफाइंड डेफिनेशन क्या होता है। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है, अभी एक रिपोजिटरी होता है। डेटा डिक्शनरी, डेटा वेयर हाउस, दो चीजें होती हैं। डेटा वेयर हाउस को हमने ऐड नहीं किया है। डेटा वेयर हाउस, डेटा डिक्शनरी दोनों एक हमारी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी होती है। डिफरेंट यह है कि डेटा डिक्शनरी क्या करता है, मेटा डेटा को कंटेन करता है। ठीक है, यह कंटेन करता है मेटा डेटा को, जबकि हमारा डेटा वेयर हाउस कंटेन करता है एक्चुअल डेटा को, जिसके ऊपर हम एनालाइजिंग करते हैं डेटा की। ठीक है, अभी डेडलॉक क्या है ये पढ़ सकते हो आप, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है ये पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारे होते हैं टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। हमने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, किसी को से किया, किसी किसी को नहीं किया है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो इस पूरे पीडीएफ को, और मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
तो यहाँ पर कर सकते हो आप। दैट्स इट। ओके, रखते हैं इतना।